किस तरीके से उसके फोटोग्राफ्स पर दूसरी की फोटो चिपका दी गई, कई बातें हुई इस दौरान। कुछ मामले को, इस पूरे मामले को समझाने की हम जरा कोशिश सबसे पहले करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि इस पूरे मामले में क्या है ये पूरा मामला। इसे समझिए कि 15 विषयों के लिए 2019 का आयोजन किया गया स्टेट का। इसके बाद 12 विषयों के रिजल्ट 12 मार्च 2021 को घोषित कर दिए गए। तीसरी बात इस पूरे मामले में है कि 12 विषयों का रिजल्ट जब जारी हुआ था तब मेरिट लिस्ट वाली कोई बात नहीं थी। चौथी बात यह है कि तब कहा गया था कि लगभग सभी की नौकरी पक्की है, मिठाइयां बंटनी शुरू हो गईं, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। उर्दू, संस्कृत और विज्ञान का रिजल्ट बाद में घोषित हुआ। इसके बाद इस बात को समझिए कि रिजल्ट के 3 महीने बाद मेरिट लिस्ट की जारी की गई, जिस पर घमासान मच गया। मेरिट लिस्ट में पहले से जो क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट थे, वो बाहर नजर आए। और 12 मार्च को शिक्षा मंत्री का बयान आया कि जितनी सीट उतने लोग पास। तो चलिए, इसमें थोड़ी सी राहत की बात थी, लेकिन यह थोड़ा टेक्निकल पहलू इसके बाद शुरू होता। शिक्षा मंत्री और सचिव के बयानों से कैंडिडेट आहत हैं। जो सोशल मीडिया के जरिए अभ्यर्थियों ने बात की थी सचिव से, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और सवाल क्या है जरा ये देखिए, उनकी मांग क्या है अभ्यर्थियों के। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट के समय ही कट ऑफ नहीं निकाला। दूसरी बात की 33% आरक्षित जो महिलाओं की सीट है उसका भी रिजल्ट में ख्याल नहीं रखा गया। तीसरी बात यह है कि विषयों में रिक्तियों की संख्या कितनी थी ये जानना चाहते हैं अभ्यर्थी। चौथी बात यह है कि रिक्तियों के मुताबिक कितने रिजल्ट जारी हुए हैं यह भी उन्हें जानकारी चाहिए, जो हम इसके बाद बताएंगे आपको। जब तय सीटों से कम रिजल्ट हुआ तो अभ्यर्थी मेरिट से बाहर कैसे हो गए यह भी समझाना होगा सरकार को। और विषयवार कट ऑफ के आधार पर मेधा सूची जारी की जाए। चलिए, अभिषेक झा हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से मौजूद हैं, कुंतल कृष्णा मौजूद हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, अश्विनी पांडे हैं प्रवक्ता टेट एस्टेट शिक्षक संघ से। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अश्विनी पांडे आपसे जानना चाहेंगे, तकलीफ कहां है और क्या जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का एक के बाद एक बयान आया जिसमें ऐसा लगता है अब कि नहीं, बात वो समझ चुके हैं, कमेटी उनकी समझ चुकी है और वो कह रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी भी परेशान है क्या? परेशान होने वाली बात ही है, केवल कह देने से कुछ नहीं होता। इससे पहले भी माननीय शिक्षा मंत्री जी, विभाग के सबसे वरीय अधिकारी अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी ने एश्योर किया था हम लोगों को कि आप सबकी नौकरी पक्की है। उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो अब मीडिया में आके कुछ बोल देने से हम लोग को विश्वास तो हो नहीं रहा है। हम लोगों को तो एकदम मतलब जितनी सीटें हैं उससे कम लोग जब क्वालिफाई हैं तो मेरिट लिस्ट का सवाल ही नहीं बनता है। सबकी नौकरी पक्की होनी चाहिए थी। मेरिट लिस्ट की जरूरत कहाँ पड़ती है? मेरिट लिस्ट की जरूरत वहां पड़ती है जब बहुत ज्यादा संख्या में लोग हों और भीड़ को हटाना हो, तब मेरिट लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। जब आपने एक मिनिमम कटअप रखा, जो क्वालिफाइंग कटअप रखा, उसको भी मतलब मैक्सिमम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाए, आपके सीट से कम लोग ऑब्टेन किए, तो फिर ये मेरिट लिस्ट लगा के और ये लोग किनको लाना चाहते हैं? हमारा सवाल ये है। दूसरा ये सवाल है, उतनी जितना लोग क्वालिफाई किया था उतना ही लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो फिर वो जो क्वालिफाई लोग, हम लोग जो क्वालिफाई है कैंडिडेट है, वो सारे लोग बाहर हैं, तो फिर उतनी संख्या में लोग आए कहां से? वो तो संख्या घटनी चाहिए थी। अगर कैटेगरी वाइज इसको आप सजाते हैं तो उसमें अगर कुछ लोग बाहर हो जाएं, चलिए ये माना जा सकता है, टेक्निकल पहलू हो सकता है, तो फिर संख्या उतनी ही कैसे हो सकती है? स्टेट जो पेपर 2 है उसमें 85 से 31 लोग क्वालिफाई थे। जब 12 तारीख का रिजल्ट था या 21 तारीख को जब मेरिट लिस्ट जारी किया गया तो उतना ही लोगों का मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया। तो फिर वो कौन लोग आ गए हैं? जो क्वालिफाई लोग हैं वो लोग तो उस मेरिट लिस्ट में है ही नहीं, तो फिर बाकी ये बाहरी लोग कौन है? 3 विषयों के चलते माध्यमिक का रिजल्ट प्रभावित होना था। ये सवाल जवाब का पहला फेज है, मांगों वाला पहला फेज है। जरा हम चलते हैं, सरकार के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे जरा बात करते हैं। अभिषेक झा जी हैं। अभिषेक जी, इस पूरे मैटर को लेकर शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं उस पर इन्हें भरोसा नहीं है। कई ऐसी चीजें हुई जिसमें हमें ऐसा लगा कि लगता है कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन इसमें जानबूझकर अब घी डाल रहा है या फिर एक षड्यंत्र, इसके पीछे कोई साजिश की बुआ आ रही है। आप किस तरीके से इस पूरे मैटर को देख रहे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री ने अपना बयान साफ तौर पर कहा है, स्पष्ट की है सारी बातों को? विवेक, आपने ठीक कहा। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार की मंशा पर भले ही लोग सवाल उठा रहे होंगे, अपने किसी राजनीतिक लाभ या
किसी सोशल लाभ के लिए, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठाना कहीं से भी उचित नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी जी ने, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। हम सब जानते हैं कि यह जो वाकया सामने आया है कि क्वालिफाइड बट नॉट इन द मेरिट लिस्ट, एनसीटी के हिसाब से ये जो भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति फैली है, उस पर उन्होंने आगे आकर शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जरा भी अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनके हक में जो भी सबसे बेहतर फैसला होगा वो लिया जाएगा। देखिए, चाहे 2011 की परीक्षा वाले लोग हों या 2019 में जो परीक्षाएं हुई थी जिनका रिजल्ट अभी आया है उनके लोग हों, इनको घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं लाइफ टाइम तक इनकी वैलिडिटी है। जो 7वां जो नियोजन प्रक्रिया होगी उसमें भी जो इनकी पात्रता है उसका ख्याल रखा जाएगा और निश्चित रूप से हर किसी को इसमें मौका मिलेगा ही। अभिषेक जी जरा हम चलते हैं, जरा पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। पांडे जी, ये तो कह रहे हैं कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्र को लेकर कोई सवाल है क्या? कोई दिमाग में कुछ बातें चल रही कि जब हम रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें वैलिडिटी नहीं चाहिए, हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए ना। वैलिडिटी उसमें उम्र का ये है, बाधा है। मान लिया कि अभिषेक झा जी हैं, 33 साल जनरल का उम्र है, अगर 36 साल में वो अभिषेक झा खुद क्वालिफाई किए रहते और उनको सरकार कहती कि हम आपको आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर देते हैं, बशर्ते कि आपका उम्र बचा होना चाहिए। ये तो दोहरा मापदंड है ना। और आपने एक चीज और कहा था, राजनीतिक पार्टियां जो करे, वो सत्ता हो या विपक्ष हो, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। जिसको जो राजनीति करना है करे। हम कैंडिडेट लोगों को, हम बाकी जितने लोग हैं सबको हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। हम लोग उस पचड़े में नहीं फंसना चाहते हैं पक्ष विपक्ष के। हमारे साथ न्याय हो, हम लोग यही चाहते हैं। कौन लोग प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे, वो नहीं, यहाँ पर बात अटकनी नहीं चाहिए। ठीक है, राजनीतिक लोग बात करें, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। नहीं, ठीक है। अश्विनी पांडे जी, अब जवाब सुनिए अभिषेक जी का। पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है जी। मैं बस पांडे जी से ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा बस धैर्य रखने की जरूरत है। सरकार इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है। आपने देखा है कि लंबे समय से यह मामला चल रहा था, लेकिन अब हम निष्कर्ष तक पहुंचने की ओर है और शिक्षकों के हित में, आप लोगों के हित में जो सबसे बेहतर फैसला होगा, सरकार वही फैसला लेगी। मैं आप लोगों को टीवी चैनल के माध्यम से भी आश्वासन देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई इसमें राजनीति करने की कोशिश भी करेगा तो हम उसको एलिमिनेट करते हुए, आप देखिए कि किसी शरारती तत्व ने ही ऐसा किया होगा ना कि किसी की तस्वीर को, किसी हीरोइन की तस्वीर है या किसी की गलत एंट्री को डाल करके इस तरह की चीजें सामने लाई। भाई, अगर आप एक भी रिजल्ट को खराब करते हैं तो आप मेधा सूची में किसी न किसी एक की हकमारी करते हैं। हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई भी निश्चित रूप से करेंगे और आपके हक में जो सबसे बेहतर फैसला होगा वो शिक्षा मंत्री जी लेने के लिए और हमारी सरकार लेने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने आश्वासन दिया है। थोड़ा धैर्य रखने के लिए मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि जरा भी विचलित ना हो, ना इसको किसी भी कीमत पर। लेकिन आपत्ति तो तब है ना अभिषेक जी, जब उनका ये कहना होता कि हमें वैलिडिटी नहीं चाहिए, हमें तो नौकरी चाहिए। हमने मिठाई पूरे गांव में बांट दी है, अब इसको लटकाइए मत या देर मत कीजिए, उम्र निकल जाएगी ना विवेक जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, मार्च के महीने के बाद से हम सब ने देखा है कि कोविड का समय था, लेकिन उसके बावजूद डिपार्टमेंट की तरफ से अपना काम किया जा रहा है। इन लोगों ने मिठाइयां अगर बांटी हैं तो निश्चित रूप से उन मिठाइयों का अर्थ होता है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अगर आप क्वालिफाइड हैं, मेरिट लिस्ट में नहीं भी हैं, वो टेक्निकल इश्यूज हैं, उनको भी दूर कर लिया जाएगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सरकार की तरफ से 1% की भी मंशा है कि अगर कोई क्वालिफाइड इंसान है, अभ्यर्थी है, जिसने मेहनत की है और परीक्षा को पास किया है, उसको उसके हक से वंचित रखा जाए, नौकरी से वंचित रखा जाए। शिक्षकों का बहुत अहम रोल होता है समाज में, हर कोई जानता है इस बात का। मैं खुद भी एक शिक्षक के रूप में लेकिन अभ्यर्थी आप पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जानता हूं विवेक जी, अभ्यर्थियों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा सरकार की बातों क्या है कि जब चीजों में नहीं, आप अश्विनी पांडे जी को ही भरोसा दिला दीजिए। नहीं, मैं तो आपकी टीवी चैनल के माध्यम से भी अश्विनी पांडे जी से मेरी बात भी हो रही है, आपके माध्यम से, तो मैं इनको भरोसा दिला ही रहा हूं। होता यह है ना कि जब थोड़ा किसी चीज में विलंब होता है या जब अड़चने आती है, विवेक जी, आपके जीवन में भी या हमारे जीवन में, हम किसी और भी कार्य में लगे होते हैं और उसमें अगर अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन अब अश्विनी पांडे साहित्य नहीं सुनना चाहते हैं, का मन उद्विग्न हो जाता है। आज जो हुआ, आज देखिए तस्वीरें भी हम चला रहे हैं, किस तरीके से जो आयशा के कार्यकर्ता थे वो बोर्ड ऑफिस में गेट को तोड़ते हुए आगे प्रवेश करके हंगामा हुआ। ऐसा नहीं है कि उन्हें बातें नहीं समझ में आ रही होंगी। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं।
विवेक जी, मैं वही तो अभी विनम्र आग्रह इन लोगों से कर रहा था कि मुद्दा शिक्षकों का है। शिक्षक बिहार की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। हम इनके लिए हर संभव और सबसे बेहतर जो है वो करेंगे। लेकिन जो विपक्षी राजनीतिक पार्टी, आपने देखा है कि आयसा के कार्यकर्ता किस तरह से उदंड प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी हमारे शिक्षक साथी इस तरह के उदंड प्रदर्शन में भाग लेकर गेट तोड़कर अंदर घुस रहे होंगे। शिक्षकों, जो भी इंसान शिक्षक तो अश्विनी पांडे जी, आपकी अगर चुप्पी है तो हम समझे कि अब संतुष्ट हैं आप। दिशा दिखाता है ना। कोई सवाल है दिमाग में? नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं जितना सर के बारे में पता है मुझे, प्रवक्ता महोदय के बारे में, ये खुद टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं और टेक्निकल काफी जानकारी रखते हैं। मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, फिजिक्स लगभग बहुत सिमिलर ये है। एक ही अभ्यर्थी जो है फिजिक्स का एग्जाम दिया है, मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया है, कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दिया है। बाकी 2 विषयों में उसका मार्क्स निगेटिव में है और कंप्यूटर साइंस में वो डिस्टिंक्शन लाकर टॉपर की लिस्ट में है। बताइए ये संभव है क्या? कहीं ना कहीं तो अनियमितता हुई है। वो कौन से शरारती तत्व लोग हैं, इनके सिस्टम में बैठे हुए कौन से शरारती तत्व लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, वैसे लोगों को सिस्टम से बाहर किया जाए। बार बार सरकार, अगर कटघरे में सरकार खड़ा हो रही है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद, तो वैसे लोगों को बराबर ऐसा मुद्दा आता है और आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से बहस होता है, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई किया जाए और जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं सबकी नौकरी पक्की हो, यही हम लोगों को चाहिए। दूसरा, हम लोग क्या, हम लोग को तो राजनीति करनी है नहीं कि हम लोग कुछ करें। विपक्ष भी हम लोगों के साथ अगर हमारी मांगों को उठा रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। हाँ, बहुत उदारपूर्ण हम जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत एग्रेसिव होकर नहीं करना है, लेकिन विरोध तो नहीं, अगर विरोध हम लोग करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर ठीक है, अभिषेक उसके बाद हम भी इस चीज को मानते हैं। लेकिन अभिषेक झा जी खुद बताएं कि फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं, और अगर जुड़ा हुआ है तो एक में कोई टॉपर हो जाता है और दूसरे में उसको निगेटिव में मार्क्स आता है, तो इसमें बताइए ये अनियमितता है कि नहीं? देखिए, निश्चित रूप से अनियमितता है। हमने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने पूरी जीवन काल में, आपने, मैंने, विवेक जी ने, कुंतल जी बैठे हैं, उन्होंने भी देखा होगा कि कई बार सीबीएसई की परीक्षा या आईसीएसई की परीक्षा या किसी भी स्टेट बोर्ड की परीक्षा में ऐसा होता है कि कोई एक विद्यार्थी जो बहुत अच्छा है, मेधावी है, 10 या 7 पेपर उसने दिए हैं, 6 पेपर में बहुत अच्छा रिजल्ट है और एक पेपर में रिजल्ट अगर किसी अनियमितता की वजह से गड़बड़ हो जाता है तो रीइवैल्यूएशन के लिए चीजें जाती हैं और तब उसके हक के जो नंबर होते हैं उसको मिलते हैं। तो कहीं अगर अनियमितता है, कोई मैच करता है, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, हम ये कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, आपकी बात को समझ रहा हूं सब्जेक्ट में उसका निगेटिव में मार्क्स है और एक में उसको टॉपर बना के वही लिस्ट में घुसा दिया गया। ये मैं कहना चाहता हूं कि 5 विषय में अच्छे नंबर लाने वाला जो विद्यार्थी है स्वाभाविक तौर पर 6ठे विषय में भी अच्छा परफॉर्म करेगा ही, लेकिन इस तरह से नेगेटिव में नंबर नहीं लाएगा। आमतौर पर भी लोग इन चीजों को चैलेंज करते आए हैं विभिन्न बोर्ड्स के। तो अभिषेक, यहाँ किसकी साजिश है? इस तरह की अनियमितता है किसी की वजह से, मैंने कहा अभिषेक, तो फिर यहाँ किसकी साजिश है? चलिए, एक पॉलिटिकल साजिश तो फोटो वाली हो गई, ये भीतर खाने कौन साजिश कर रहा है आप लोगों के लिए? नहीं, विवेक जी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि देखिए, हमारी सरकार की यह खूबी होती है कि जब हमको लगता है कि हमारे सिस्टम के कोई अधिकारी या किसी भी स्तर पर पदाधिकारी जो काम कर रहा है उसकी तरफ से कोई त्रुटि या गड़बड़ी हुई है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके, रेक्टिफाई करके ऐसे लोगों को कड़ी सजा देते हैं। कुंतल कृष्ण, प्रवक्ता कांग्रेस। ठीक उसी तरह से अगर किसी अभ्यर्थी के साथ हो रही है, ठीक है, कुंतल जी कुछ कहना चाहते हैं, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है विवेक जी, ये जो पूरा मामला है वो इतने शालीन शब्दों में अनियमितता और ये इन शब्दों के इस्तेमाल से ये मामला नहीं सुलझने वाला है। सच्चाई तो ये है कि ये बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा किया गया एक और बहुत बड़ा घोटाला है। ये कोई अनियमितता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। आपने अभी अभी अभिषेक पांडे जी को सुना, बड़ा वैलिड पॉइंट है उनका। 3 सब्जेक्ट में फेल, 1 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन, कैसी अनियमितता है भाई? दूसरी बात, इस तरह की चीजें बिहार में पिछले 16 साल में बहुत बार हुई हैं। सरकार हर बार कहती है कि समय दीजिए हम सुधार लेंगे, समय दीजिए हम सुधार लेंगे। 16 साल तो दे दिए, और कितने साल चाहिए आप बता दें। तीसरी बात, आप एक लेम एक्सक्यूज देने की बात कर रहे हैं कि एनसीटीई की कोई नई गाइडलाइन आ गई। कब कौन सी गाइडलाइन आई है यह भी बता दें। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, मैं सरकार के बैठे हुए अपने साथी अभिषेक जी से गुजारिश करता हूं कि आप ब्रेव बने और इस बात को माने कि हां घोटाला हुआ है, इस घोटाले की जांच हम जल्द से जल्द करवाएंगे। ठीक है, और थोड़ा समय, थोड़े धैर्य की बात ना करें, आप समय दें। जी
मैं विवेक जी इस बात को फिर कहता हूं कि सरकार इस बात को माने कि घोटाला हुआ है। जब फॉर्म खुद से भरा जाता है, आपकी आउटसोर्सिंग एजेंसी ने घोटाला किया है, आपके अधिकारियों ने घोटाला किया है, किसने घोटाला किया है इस बात को जांचना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी को माने और टाइम फ्रेम बताएं, क्योंकि आज मामला हजारों लोगों के भविष्य का है और लाखों लोगों की उम्मीद का है। इस तरीके से आप पूरी दुनिया में बिहार की थू-थू नहीं करवा सकते। आप अपनी जिम्मेदारी लें और समय बताएं। अभिषेक जी 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 मैं कुंतल जी बड़े भाई हैं, उनकी बात को इत्मीनान से सुन रहा था। देखिए, अनियमितता और घोटाले में बहुत फर्क होता है। अनियमितता होती है कि सिस्टम के किसी बैठे इंसान ने अपने स्तर पर गड़बड़ी करने की कोशिश की, किसी भी मंशा के हिसाब से सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करके उस पर कार्रवाई करता है। घोटाला है कि सुनियोजित तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर कुछ गड़बड़ झाला किया गया, उसको भी सरकार समय समय पर आइडेंटिफाई करती आई है। लेकिन जरा देखिए कि एक तरफ से हमारी सहानुभूति है, हम अभी सरकार में है, हमारे ऊपर जवाबदेही है, हमारी सहानुभूति हमारे शिक्षक भाइयों के साथ है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, समय से उनका रिजल्ट मिले, उनको नौकरी हाथ में मिले। लेकिन विपक्ष की मंशा उनके वार्तालाप के तरीके से या उनके विरोध के तरीके से ही स्पष्ट होती है। अभिषेक जी दोनों स्क्रीन पर हैं। आप इस तरह से एक्सप्रेस होती है जैसे नहीं, हम इस मुद्दे को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। यह मुद्दा हमारी राजनीति के लिए बना है, राजनीतिक लाभ अगर नहीं मिलेगा तो कैसे शिक्षक भाई हमारे। अभिषेक जी मैं इस बात को सरकार से कहना चाहता हूं कि इस सेंसिटिव मुद्दे को साहित्यिक भाषा में न बताएं। आप मुझे अनियमितता और घोटाले के बीच की परिभाषा और बीच का वो थिन लाइन नहीं बताएं। आप मुझे ये बताएं कि ये गलती है या नहीं है। गलत आरोप है, ये गलती है या नहीं है, मुझे ये बताएं। अगर किसी ने गलत फोटो अपलोड की तो निश्चित रूप से सिर्फ गलत फोटो अपलोड फोटो तक क्यों? अभिषेक बात फोटो तक नहीं है, बात फोटो तक की नहीं है। आपने कई बार अश्विनी पांडे को सुना, बात फोटो तक की नहीं है। किसी भी प्रकार किसी भी प्रकार की अनियमितता। अच्छा, इतने बड़े घोटाले को इस तरीके से माहौल में उड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले। बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के सबसे सीनियर और सबसे सिंसियर मिनिस्टर्स में से एक है। मैं ये बात फिर कह रहा हूं अभिषेक जी, आप मेरी बात सुने कि इतने दिनों बिहार के अभिषेक जी मेरी बात सुने आप। बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के सबसे सीनियर और सिंसियर मिनिस्टर्स में से एक हैं। विपक्ष को उम्मीद है कि वो इस घोटाले की जिम्मेदारी लेंगे और जांच करेंगे। और अगर उस घोटाले में सरकार के किसी व्यक्ति की कोई हाथ नहीं है तो कौन से अधिकारी हैं, कौन सी एजेंसी है, सरकार से जुड़ा हुआ वो कौन सा अंग है जिसने इस घोटाले को किया है? सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले। देखिए विवेक जी, कुंदल जी ने बहुत सारी बातें कह ली। देखिए, इसको और व्यापक स्तर पे समझने की जरूरत है। आप इसको घोटाले का नाम दे रहे हैं, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, घोटाला नहीं है। और सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं, जब सरकार चलती है तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर नजीर पेश की है, डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों की संपत्ति ये कौन सा नजीर है अभिषेक जी? ये समझ में नहीं आ रहा। गड़बड़ी होती है, देखिए अब जहां गड़बड़ी होती है विवेक जी, हम अनियमितता की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट आगे बढ़कर लेता है हमेशा, और जो कोई इसके पीछे दोषी पदाधिकारी अधिकारी होते हैं उन पर पहले भी हमने कार्रवाई की है। विवेक जी, मैं फिर कह रहा हूं अभिषेक जी, इस संवेदनशील मुद्दे को इतना हल्का ना करें। ये अनियमितता नहीं है, ये घोटाला है। ठीक है, आप माने अश्विनी पांडे बताएंगे ना। अभिषेक माननीय नीतीश पांडे ही सामने आए ना, बता रहे पांडे जी को चाहिए इस बात को बताएं कि घोटाले। ठीक है, पांडे जी को ग्राफिक्स के जरिए भी लाते हैं। एक ग्राफिक्स भी आप लोगों के ऊपर चल रहा है, उसमें रिजल्ट भी है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए जिस तरीके से बातचीत की गई, अभ्यर्थी ने खुद बात किया और सचिव ने क्या उत्तर दिया, ये भी हम चला रहे हैं। सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अश्विनी जी, इसे अनियमितता माने, घोटाला माने, क्या हुआ है? चलिए, फोटो वाली बात को हम भूल जाते हैं, वो एक गलती हो सकती है, अनियमितता वाली बात हो सकती है। ये जो पूरा मामला है, इसमें कहा जा रहा है कि 3 विषयों में फेल और 1 में डिस्टिंक्शन। क्या ये टेक्निकल जो बातें हैं ये सरकार के समझ में नहीं आ रही हैं, सचिव के समझ में नहीं आ रही हैं? शिक्षा मंत्री को क्या बरगलाया जा रहा है? अनियमितता और घोटाला लगभग एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। दोनों प्रवक्ता महोदय अपने सुविधा के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी के चलते हम लोग हरास हुए हैं, हम लोग की फैमिली हरास हुई है, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं। तो कहीं ये फोटो वाला मामला तो सेकेंडरी है, यहाँ तो मार्क्स में हेर फेर हो गया। अगर उतना ही रिजल्ट था
जितने लोग क्वालिफाई हैं उतना रिजल्ट है, तो फिर कौन लोग आ गए? हम सारे लोग तो बाहर हो गए, तो फिर उस लिस्ट में आए कौन लोग हैं, कहां से लोग आ गए? और 2011 की बात हो रही है, 2019 का अलग नोटिफिकेशन था। कोई भी एग्जाम हो या कुछ भी हो, वो नोटिफिकेशन के हिसाब से होता है, और उस नोटिफिकेशन में ये एकदम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। 2011 के लिए 30,000 अलग सीटें हैं। बहाली हम लोग ये थोड़े कह रहे हैं किसी की बहाली ना हो, सबकी बहाली हो, अच्छी बात है। सारे लोगों को सरकार जॉब दे दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये होगा, क्या कहते हैं, सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा घरों में खुशियां आएंगी, ये तो खुशी की बात है। लेकिन ये 2019 में जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, एक भी नहीं छटने चाहिए, ये हमारा अनुरोध है प्रवक्ता महोदय के माध्यम से सरकार तक। एक भी हम अभ्यर्थी न छटे। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है डिप्रेशन में चले गए हैं, और सारे लोगों के साथ न्याय हो, सबकी। लेकिन फिर अश्विनी जी आप फंसेंगे ना, यही मांग है। अश्विनी जी, आपको नहीं लगता कि आप फंसने वाले हैं? फिर तो वैलिडिटी वाली बात की जाएगी ना, सरकार ने तो कहा कि लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको दिया है। अब बताइए, एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले सारा डेटा जो है वो लीक हो जाता है। हम लोगों के पास कॉल आना शुरू हो जाता है कि आप अश्विनी पांडे बोल रहे हैं, आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, आपके पिताजी का नाम ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपको इतना नंबर आया है, इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दीजिए तो हम आपको मेरिट में डाल देते हैं। तो इतना डाटा ये सब लीक हो कहाँ से जाता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पे माननीय प्रवक्ता महोदय को संज्ञान लेकर सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां हैं। चलिए, कुछ और खामियों को बता रहे हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं है, जरा कुंतल कृष्णा जी के पास चलते हैं। विवेक जी, देखिए, आज की ये जो बहस है, उस बहस में तो हर शब्द अपने आप इस बात को बता रहा है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। अनियमितता मैं मान लेता, अनियमितता तब होती जब हजारों में एक आध गलतियां होती। यहां तो गलतियों का सागर बना पड़ा है। सरकार इस बात को माने कि उसके, मेरे चश्मे से नहीं दिख रहा है, दुनिया के चश्मे से दिख रहा है। आज आपके सामने अभी एक अभियार्थी ने कहा कि उन्हें फोन आ गया था। यह अनियमितता होती है, निश्चित रूप से अनियमितता होती है। अभिषेक जी, अनियमितता नहीं होती है, ये घोटाला होता है। और चूंकि ये मामला शिक्षा से है, चूंकि ये मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं, मैं सरकार को इस बात के लिए कहता हूं कि साहब, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, बिहार के भविष्य का मामला है, और कृपया इस बारे में अभिषेक जी मेरी बात सुन ले। मैं आपकी बात बिल्कुल धैर्य से सुनता हूं, सरकार को आप मेरी बात सुनाएं, मैं चाहता हूं। और अगर आपकी बहरी सरकार मेरी बात सुन रही है तो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियरली मेरी बात सुने। इस मामले में मेरी सरकार से उम्मीद है, और बिहार की जनता को सरकार से उम्मीद है कि वो सच बोले। हमेशा की तरह सरकार के अधिकारी झूठ न बोलें, क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है। अभिषेक जी, आप सरकार को कहिए कि इतना सच बोल कि होठों पे तबस्सुम न मुझे, रोशनी खत्म न कर, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। आज आपके सामने एक अभ्यर्थी कह रहे हैं, जो आप शिक्षक बनने वाले हैं, जिनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है कि उनके रिजल्ट को आने से पहले उनके पास फोन आ रहे हैं कि इतने पैसे आप डाल दीजिए। आप इससे अनियमितता नहीं कह सकते अभिषेक जी, सरकार को ईमानदार होना पड़ेगा। सरकार के संरक्षण में एक और बड़ा घोटाला हुआ है जी। चूंकि कुंतल कृष्णा जी विपक्ष में है, तो निश्चित रूप से उनकी भाषा ऐसी ही होगी। इसमें कुछ बहुत अप्रत्याशित नहीं है। मैंने बार बार कहा कि यह मुद्दा हमारे लिए संवेदनशील है। मैं आग्रह करूंगा पांडे जी से भी कि अगर सचमुच किसी ने भी उन्हें परीक्षा का परिणाम आने से पहले टेलीफोन किया है, तो कृपया वो टेलीफोन नंबर और जिस बैंक अकाउंट में किसी ने पैसा डलवाने को कहा, उसे मुझ तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, या सार्वजनिक करें। उस पर पुलिसिया कार्रवाई होगी कि वो कौन लोग हैं। अश्विनी पांडे कुछ कहना चाहते हैं इस बात पर कि कहीं से डाटा लीक फोन कॉल आए, अभ्यर्थियों को फोन कॉल किया जाए। भाई बहुत गंभीर आरोप पांडे जी, ठीक है, ये बहुत गंभीर आरोप है। अच्छा, एक मिनट विवेक जी, बस एक बात, छोटी सी बात कहना चाहता हूं मैं। छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अपराध कहीं पर होता है, और अगर कोई अपराध को आंख मूंद कर बर्दाश्त कर ले, ये भी कहीं से उचित नहीं है। अगर हम कहीं कोई गलत चीज देखते हैं तो उस पर कार्रवाई करते हुए एटलीस्ट पुलिस को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मेरे पास कॉल नहीं आया था, मेरे मित्र के पास था, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। अश्विनी, जैसे ही ये घटना घटी,
मैंने ये जो आपके रिपोर्टर हैं जो एजुकेशन देखते हैं उनको मैंने ये नंबर भेजा था। बाकी जितने पत्रकार हैं जो एजुकेशन बीट देखते हैं सारे लोगों को मैंने वो चलिए, नंबर और आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है। हमने मामले को समझा दिया, स्क्रीन पर आ रहा है, वो सारी चीजें जो सोशल मीडिया में तैर रही है उसे बताया। अश्विनी पांडे जी को बुलाने का मकसद ये था कि जो बिंदु उठाए जा रहे हैं खासकर वैसे शिक्षकों, वैसे अभ्यर्थियों की तरफ से जो क्वालिफाई कर चुके हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में पिछड़ गए हैं, सरकार की तरफ मुंह बाएं ताक रहे हैं कि सरकार ये कहे कि आपकी नौकरी सुनिश्चित है क्योंकि आपने पहले कहा था। अब अपनी बात से आप पलटिए मत। प्रवक्ताओं का काम यह है कि ठीक है, डिबेट में आप आए हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि यह बात पहुंचनी चाहिए। विपक्ष अपना काम कर रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि यह घोटाला है, उससे कम किसी बात पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि जो आज ये जो स्टेट पूरे स्टेट को बदनाम कर रहा है, यह सवाल खड़े कर रहा है कि बिहार में जो प्रणाली है सिर्फ शिक्षा की नहीं, एग्जाम लेने की भी, इसमें दो तरीके की बातें हो रही हैं। एक तो बाहर से कोई साजिश करता है जिसकी तस्वीरें अलग अलग तरीके से एडमिट कार्ड पर छपती नजर आती हैं। दूसरी ये कि सरकार मौका दे रही है, ऐसा लगता है, क्योंकि अंदरूनी जो आपकी बीमारियां हैं उसे भी सॉल्व करना आपका काम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ आए, इस डिबेट में हिस्सा आप लोगों ने लिया। लेकिन जरूरी यह है कि ये जब तक जो शिक्षक हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जो मेरिट में आ चुके हैं, चाहे वो 2011 चाहे 2019, अब उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। यह लाइफ टाइम वैलिडिटी कूपन से काम नहीं चलेगा, उन्हें नौकरी की दरकार है। खबरें लगातार जारी हैं।